इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ केंद्र सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसको खूब अच्छे से तैयार करना है आपको। तो आज हम लोग केंद्रीय बजट देखेंगे, केंद्रीय बजट को समझेंगे, एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को देखेंगे हम लोग। बिहार का बजट मैं करवा चुका हूँ, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे मैंने नहीं करवाया है, और केंद्र सरकार का इकोनॉमिक सर्वे भी अभी बाकी है। पहले हम लोग ये बजट करेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे, फिर हम लोग केंद्रीय इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, फिर हम लोग बिहार का भी इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली एमसीक्यू भी अपलोड होता है करंट अफेयर का, नेशनल इंटरनेशनल, और उसके साथ में सब्जेक्ट में यूपीएससी पीवाईक्यू अभी हिस्ट्री का करवा रहा हूं मैं। पॉलिटी कंप्लीट हो गया था, इसके बाद ज्योग्राफी और साइंस के भी एमसीक्यू हम लोग करेंगे। ओके, इकोनॉमिक्स का भी करेंगे। तो सारा कुछ आपको एक ही चैनल पर मिल जाता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि जहाँ तक संभव हो, ये एडिटोरिया का मैगज़ीन जो है उसी से मैंने उठाया था, क्योंकि उसमें सबसे अच्छा कंपाइल करके दिया हुआ है। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि एडिटोरिया का जो मैगज़ीन है ये ईयरली आया है, क्या इसको बीपीएससी के लिए पढ़ना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बीपीएससी अब वैसा नहीं रहा कि उसको टीआरई और बाकी एग्ज़ाम के साथ मिक्स करके उसके मैगज़ीन को बनाया जाए। मैं सीधा सीधा सा जो पॉजिटिव चीज़ होगा मैगज़ीन के बारे में वो ही बताऊंगा, और जो इसमें नेगेटिव होगा वो ही मैं बताऊंगा। इस मैगज़ीन के ऊपर ही इन्होंने लिखा है कि बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएससी, बिहार शिक्षक। आप ही मुझे बताइए, बीपीएससी का लेवल क्या इन एग्ज़ामों से मैच कर रहा है? अब 69 के बाद तो नहीं मैच कर रहा है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि इसके एमसीक्यू भले आप लगा लीजिएगा, लेकिन जो आप मैगज़ीन पढ़ रहे थे अभी तक, बीपीएससी स्पेशल मैगज़ीन जो आप पढ़ रहे थे, उसी पर फोकस रखिएगा। इस बुक से मैं आपको बजट और सर्वे ज़रूर करवाऊँगा। बाकी ये बुक आपको बीपीएससी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बीपीएससी का लेवल अब इन सब एग्ज़ाम से बहुत ऊपर है, कोई मैच ही नहीं है। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप इसके एमसीक्यू भले लगा लीजिए कि 2-4 फैक्ट अगर वन लाइनर टकरा जाएं तो अच्छा ही रहेगा। बजट और सर्वे कर लीजिए इसमें से, लेकिन आप जो मैगज़ीन पढ़ रहे थे ना अभी तक मंथली, वही पढ़िएगा। ओके, चलिए बजट को शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे बजट को, ब्लर नहीं होगा। ये पहला पेज ही ऐसा था, बाकी दूसरे पेज से सही हो जाएगा, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिंदी टर्म जहाँ पर कठिन होगा वहाँ पर इंग्लिश टर्म में यूज, और आपको समझ में भी आ जाएगा। 71 बीपीएससी को लेकर अपना आंसर राइटिंग शुरू हो रहा है। ग्रुप 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। 299 पर मंथ का फीस है। आप यूट्यूब से भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे मैसेज करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको मैं ऐड कर दूंगा ग्रुप में। रेगुलर लिखेंगे 71 के लिए तो सही रहेगा आपके लिए। जिनको भी जुड़ना हो आप बताइएगा। 70 बीपीएससी के लिए पीटी के बाद हम लोग आंसर राइटिंग शुरू करेंगे फिर से। केंद्रीय बजट 24-25 को सबसे पहले तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया। ये मोदी जी की जो तीसरी गवर्नमेंट बनी है उसका पहला आम बजट था। ठीक है, बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान रखा गया है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में जो इंडिया गठबंधन था उसने बोलना शुरू किया कि भारत में जातिगत जनगणना होना चाहिए, ओबीसी वगैरह का जो भी जनगणना होना चाहिए, तो उसके काउंटर में बीजेपी ने देश को बोला था कि देश में 4 जातियां होती हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोला था, एक जाति होते हैं युवा, एक होते हैं अन्नदाता किसान, एक महिलाएं और एक गरीब। ये 4 जाति के बारे में उन्होंने बात किया था। हम भी, और इसी के आधार पर उन्होंने बजट का भी निर्माण इस बार किया है। बजट का थीम रखा गया है रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। ये बजट का थीम था। बजट का थीम क्या था? रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। ये इस बार के बजट का थीम था। ये वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है, वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि बजट का थीम विकसित भारत 2047 था, बजट का थीम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2030 था। इस तरह के थीम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये शब्दावली चर्चा में रहते हैं। लेकिन बजट का थीम क्या था? रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग, यानी कि हो गया एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद स्किल, एमएसएमई और मिडिल क्लास। ये मुख्य रूप से थीम था। बजट वित्त वर्ष 24-25 नियमित के लिए जीडीपी 3,26,912 करोड़ रुपये आकलित की गई है। कितने का? तो 3,36,912 करोड़, ठीक है, आकलित की गई है, जो वित्त वर्ष 23-24 से 10.5% अधिक है। पिछले साल की तुलना में कितना परसेंट अधिक है? तो 10.5% अधिक है पिछले साल की तुलना में, 10.5% ज़्यादा है इस बार का।
कुल 48.21 लाख करोड़ यानी कि 48,20,512 करोड़ का बजट है। कितना है? तो 48,20,512 करोड़ का बजट है, 512 करोड़ का बजट है। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना है? तो 48,20,512 करोड़ रुपए कुल प्राप्ति होने का अनुमान है। इसमें राजस्व प्राप्ति, अब देखिए भारत सरकार का बजट जो होता है ये क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था कि आपका भी बजट होगा, एक बिहार बजट के समय भी ये समझाया था। आपके घर से भी रुपया आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए 9,000 रुपये आपके घर से आ रहा है या 10,000 आ रहा है, इतने भी नहीं आते, बहुत सारे बच्चों को तो कम ही आते हैं। और आपका खर्चा हो रहा है जितना, मान लीजिए आपका 9,000 में से 8,500 खर्चा हो जाता है, 500 रुपये आप बचा रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा भाई कि आपने प्राप्त कितना किया और खर्च कितना किया है। अब इसी में दो प्रकार के खर्च हो जाएंगे, एक हो जाएगा योजनागत जो हर मंथ का फिक्स है, जैसे मान लीजिए आपको भोजन पर कितना खर्चा करना है, कितना रूम रेंट देना है, ये तो फिक्स है ना। और एक होता है गैर योजनागत जो फिक्स नहीं होता है, जो समय के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से आपको खर्च करना पड़ता है, वो गैर योजनागत हो गया एक तरह से। मान लीजिए इस महीने कहीं पर जाना पड़ गया, इमरजेंसी हो गया कुछ, या बीमार पड़ गए, तो ये क्या आपको पहले से पता था? नहीं पता था, लेकिन अचानक से खर्च करना पड़ गया। तो ये क्या मैं समझा रहा हूँ आपको, बजट जो होता है उसमें कुछ मद फिक्स होते हैं, कुछ मद समय के साथ परिवर्तित भी होते रहते हैं। अब जो सरकार को प्राप्त हुआ है उसमें भी दो मद होते हैं, जैसे आपके घर से मान लीजिए 9,000 रुपये आ रहा है, तो हो सकता है आपके पिताजी डालते हो इसमें से 4,000, 5,000 कोई और सोर्स हो आपके पास में, है ना। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि प्राप्त होने का भी अलग अलग सोर्स होता है, जिसको कहा जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ इसको कहा जाता है। देखिए राजस्व प्राप्तियां कितना है, तो 31,29,200 करोड़ रुपए का है। पूंजीगत प्राप्ति 16,91,312 करोड़ रुपए का है। 69 बीपीएससी से पहले का अगर पेपर होता तो मैं आपको बोलता कि ये सब भी आंकड़े पूछे जा सकते हैं। 69 बीपीएससी में उन्होंने इस तरह के घनघोर वाले आंकड़े नहीं पूछे थे, परसेंटेज पर आधारित कुछ सवाल जरूर पूछे थे। हालांकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्व प्राप्ति भारत सरकार का ज़्यादा है या पूंजीगत प्राप्ति ज़्यादा है, स्टेटमेंट बनाकर दिया जा सकता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के राजस्व प्राप्ति जो रही है वो पूंजीगत प्राप्ति से कम रही है, तो आप समझ जाएंगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। कुल खर्च होने का अनुमान कितना है, तो 48,20,512 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें राजस्व खर्च ज़्यादा है भारत सरकार का और पूंजीगत खर्च कम है। राजस्व खर्च कितना है, तो 37,09,401 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 11,11,111 का है, 11,11,11 का है। इस बड़ा ही अच्छा सा आंकड़ा है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी भूलेंगे नहीं, 11,11,111 सारे एक ही हैं इसमें, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 11,11,111 है इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रोड बनाने, सड़क बनाने, हवाई जहाज़ के जो एयरपोर्ट बनाने, उसके अलावा विद्यालय, अस्पताल बनाने, कोई मशीन का निर्माण बनाने, कोई उद्योग धंधा स्थापित करने, ये सब क्या हो गया बंधुओं, ये सब हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको खर्च करने के बाद कुछ ऐसा क्रिएट हो जिससे कुछ आमदनी हो सकती है। जैसे 10,000 रुपये आपको मिले घर से, आपने खा पी के सारा 2 दिन निपटा दिया, तो क्या हो गया, तो वो हो गया आपका राजस्व खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन 10,000 रुपये आपको घर से मिले, आपने उसमें से क्या किया, 5,000 रुपये का गए कोई एक मशीन उठा के ले आए और उस मशीन से क्या कर रहे हैं, जैसे टी शर्ट पर जो प्रिंटिंग मशीन होती है जिसमें नाम और फोटो वगैरह बनता है, वो मशीन आप उठा के ले आए और उससे क्या कर रहे हैं, आप टी शर्ट पर नाम और वो फोटो वगैरह प्रिंट करके आप बेच रहे हैं। 100-150 का टी शर्ट लाए, व्हाइट या अलग अलग कलर का, उस पर नाम लगा लगा कर बेच रहे। तो आपने क्या किया, आपने एक्सपेंडिचर कहाँ पर किया, कैपिटल में आपने किया, आपने निवेश कर दिया। उससे क्या हो रहा है, उससे पैसा बना सकते हैं आप, पैसा कमा सकते हैं। जबकि जो 10,000 रुपये का घूम फिर के खा पी के आपने खर्च कर दिया, उससे आपको पैसे की इनकम नहीं होगी वापसी से। जबकि 10,000 में से 5,000 का आपने मशीनें खरीदा और प्रिंट कर रहे हैं, जैसे कप पर प्रिंट कर हैप्पी बर्थडे तो बेच रहे थे, क्या हो गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, आपसे पूछा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए कि राजस्व जो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना चाहिए। तो किसी भी सरकार को अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो देश में रोजगार क्रिएट हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है, अवसंरचना क्रिएट हो सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नितांत जरूरी चीज़ होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो गलत है, उसके बिना देश नहीं चल सकता है।
लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होगा विकासात्मक कार्यों पर उतना ही ज़्यादा योगदान मिलेगा। अब आ जाते हैं घाटा पर। देखिए पिछले साल आपको फिजिकल डेफिसिट से सवाल पूछा गया था। बीपीएससी पीटी की मैं बात कर रहा हूँ, 2 दिन पहले ही मैंने इकोनॉमिक्स का वीडियो डाला है जिसमें आपने देखा होगा कि फिजिकल डेफिसिट से एक सवाल पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि भाई पिछले कुछ सालों में फिजिकल डेफिसिट कितना कम हो गया, परसेंटेज तक उन्होंने पूछ लिया था। वो कहाँ से था बंधुओं? तो वो इकोनॉमिक्स सर्वे में था, क्योंकि बजट में तो हम इस साल का देख रहे हैं कि इस साल क्या क्या करने वाले हैं हम। इकोनॉमिक सर्वे में 3 ईयर का होता है, एक पिछला होता है, एक वर्तमान होता है, एक भविष्य का होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया था फिजिकल डेफिसिट का क्वेश्चन। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे जब पढ़ेंगे तब तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन वर्तमान में इस आंकड़े को भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस बार ये पूछ ले। देखिए क्या है, 23-24 में हमने रखा था कि 5.6% रहेगा, 16,53,000 के आसपास हमारा घाटा रहेगा जीडीपी का 5.6%। 2024-25 में हमने बजट का अनुमान रखा है कि हम 4.9% पर लेकर आ जाएंगे फिजिकल डेफिसिट को, यानी कि राजकोषीय घाटा को। जितना राजकोष में आय प्राप्त हुआ है और जितना व्यय किया है हमने, तो व्यय में से अगर आय को घटा देंगे तो जितना आएगा वो आपका घाटा हो जाता है। जैसे आपके घर से आया 10,000 रुपया और आपने खर्चा कर दिया 12,000 रुपया, तो 2,000 रुपया आपके ऊपर क्या हो गया? तो ये घाटा हो गया आपका, ये घाटा हो गया। ये आप कैसे पूर्ति करेंगे इसका? कहीं से उधार लेना पड़ेगा, चोरी चकारी तो नहीं करेंगे, उधार लेना पड़ेगा। तो भारत सरकार भी फिजिकल डेफिसिट का उधार को चुकता करने के लिए अपना जो लोकल मार्केट है, यानी कि देश के अंतर्गत जो मार्केट है, जो मैं लाइन बोल रहा हूँ 69 बीपीएससी पीटी का सवाल है, भारत सरकार अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए जो हमारा देश के अंदर में बाजार है वहाँ से उधार लेती है बड़ी मात्रा में, बाहर के मार्केट से भी लेती है, लेकिन मुख्य रूप से देश के अंतर्गत जो बाजार है वहाँ से उधार लेती है फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए। क्योंकि 2,000 रुपये कहीं से तो आप लाएंगे, उसी प्रकार से देश की सरकार भी कहीं से लाएगी। सरकार के खर्चे हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो 0 हो गया है भारत सरकार का। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि भारत सरकार का हमेशा खर्च ज़्यादा ही होंगे आमदनी से। क्यों? क्योंकि हमें देश में विकासात्मक कार्य करने हैं, लोगों को ऊपर उठाना है, गरीबी को ख़त्म करना है, इसलिए हमारे खर्चे हमेशा ही ज़्यादा होंगे। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.6% और पिछले साल अनुमान था, इस बार जीडीपी का 1.8% है। आप देख सकते हैं कि हमने राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों को कम किया। रेवेन्यू डिफिसिट, रेवेन्यू से हमने जितना प्राप्त किया और रेवेन्यू वाले मामले में हम जितना खर्च कर रहे हैं वही होता है रेवेन्यू डिफिसिट। प्रभावी इफेक्टिव राजस्व घाटा जो है वो जीडीपी का 1.6% है और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 2.0% पिछले साल अनुमान था और इस बार 1.4% का अनुमान है। इतने आंकड़ों में मत फंसिएगा, लेकिन परसेंटेज ध्यान में रखिएगा जीडीपी का, पिछले साल की तुलना में इस साल का ध्यान रखिएगा, कंपेयर करके ध्यान में रखना है आपको। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि हमें आंकड़ों को कंपेयर करके याद रखना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल कम है, पिछले साल की तुलना में इस साल कम है, ये भी कम है, सारे के सारे कम रखे हमने अनुमान कि पिछले साल जितना हमने खर्चा, जितना हमारा घाटा हुआ था अलग अलग मदों में, उसको हम कम करेंगे। सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,13,312 करोड़ रुपए लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 16.13 लाख करोड़ रुपए उधार या कर्ज लेना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके घर से आया 10,000, आपने खर्चे किए 12,000, तो 2,000 कहाँ से लेंगे आप? तो कहीं से तो कर्ज लेना पड़ेगा कि भाई साहब पैसे दे दो, इस महीने में, अगले महीने मैनेज कर लेंगे, अगले महीने खर्च मैं नहीं करूँगा, या तो कहीं से और पैसा जुगाड़ करके आपको दे दूँगा। तो यही सरकार भी सेम इसी तरह से चलती है। जिस प्रकार से आप रह रहे हैं पटना दिल्ली में, वैसे ही सरकार भी काम करती है। बजट से 24-25 का शीर्ष 4 मद कौन सा है? देखिए, रुपया कहाँ से आ रहा है, रुपया कहाँ पर जाता है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। उधार व अन्य देयता से हम 27%, यानी कि जीडीपी हमारा 100 रुपया है, तो इसमें 27 रुपया हम उधार वगैरह से इकट्ठा करते हैं अन्य मद से। आयकर से हमें, देश में इनकम टैक्स हमें मात्र 19 रुपया प्राप्त होता है। माल और सेवा कर से, यानी कि अप्रत्यक्ष कर से हमें 18% जीएसटी से प्राप्त हो रहा है। निगम कर से 17% प्राप्त हो रहा है। कितना परसेंट? तो 17% प्राप्त हो रहा है निगम कर से। निगम कर यानी कि जो कंपनी वगैरह है वो जो देती है। निगम कर किसका भाग होता है? तो ये डायरेक्ट टैक्स का भाग होता है, डायरेक्ट टैक्स का भाग होता है, ये ध्यान में रखिएगा।
रुपया खर्च कहाँ पर जाता है सबसे ज़्यादा? देखिए, सबसे पहला हिस्सा सबसे बड़ा किसका है? कर और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वहाँ पर हमारा 21% देना पड़ता है। कर और शुल्क में जो हमारे देश का अलग अलग राज्य हैं उनका जो हिस्सा है वहाँ पर केंद्र सरकार को 100 में से 21 रुपया खर्चा करके देना पड़ता है। ब्याज अदायगी पर, अब ये जो उधार और अन्य देयता लिया भारत सरकार ने तो ब्याज भी तो देगी उस पर, तो उस पर भारत सरकार को 19 रुपया खर्च करना पड़ता है। अब सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम है जिसमें 60-40 का रेशियो होता है, आप सुनते हैं ना कि 60 रुपया केंद्र सरकार देगी, 40 रुपया राज्य सरकार देगी। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, सारी बड़ी बड़ी योजनाएं होती है केंद्र सरकार की। तो उसके मद में भारत सरकार को 16 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। इसमें रक्षा शामिल नहीं है, आर्थिक सहायता भी शामिल नहीं है। अब वित्त आयोग जो सजेस्ट करती है कि भाई इसके यहाँ पर वन बहुत अच्छा है तो इनको थोड़ा पैसा दे दो, जनसंख्या बहुत कम किया इन्होंने तो इनको थोड़ा सा पैसा दे दो, ये गवर्नेंस बहुत अच्छा है इनके यहाँ पर तो इनको थोड़ा सा पैसा दे दो। वित्त आयोग आप सुनते हैं ना कि वित्त आयोग ने रिकमेंड किया है कि भाई जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया तो थोड़ा सा पैसा बढ़ा कर देंगे हम, इनके यहाँ पर गवर्नेंस बहुत अच्छा है तो पैसा देंगे हम। तो उस मामले पर भारत सरकार को 9 रुपया खर्चा करना पड़ता है 100 रुपये में से। परसेंटेज को याद रखने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि 100 मानकर बजट को पढ़िए और 9 रुपया, 8 रुपया, 7 रुपया इस प्रकार से याद में रखेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे एग्जाम में, ठीक है। बजट भाषण खंड ए। अब भाषण में ही सारा कुछ था, जो वित्त मंत्री महोदया ने भाषण दिया ना उसी में से बजट का सारा कुछ बनता है। बाकी डॉक्यूमेंट तो इसको 20 से 30 हज़ार पेज के होते हैं, है ना। इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर के सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में उन्होंने बातचीत की है। 9 उन्होंने प्रायोरिटी डिसाइड की है। जैसे आप पटना में रह रहे हैं, आपने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड की हुई है कि मेरे घर से 10,000 रुपया आ रहा है तो उसमें सबसे पहला तो रूम रेंट में आपका पैसा जाना चाहिए। उसके बाद भाई खाना तो खाएंगे ही, जीने के लिए अच्छा खाएंगे वो भी, ये 2 चीज़ पर तो हमारा खर्च होगा। तीसरा, मान लीजिए कि स्वास्थ्य पर थोड़ा सा खर्च करना है, कपड़ा हो गया आपके प्राथमिकता में, एक लाइब्रेरी आ गया। तो ये 5-6 मद मैंने ऐसे बताए जहाँ पर आपको खर्च करना है। ट्यूशन फ़ी तो एक बार में देना पड़ता है आपको, वो तो वन टाइम होता है। ये आपके प्रायोरिटीज़ हैं कि कहाँ कहाँ पर खर्चा करना है। उसी प्रकार से भारत सरकार हर बार हर साल क्या करती है तो अपने प्रायोरिटीज डिसाइड करती है कि देश की अभी जो सामाजिक आर्थिक हालत है उसमें कौन से ऐसी चीज़ हैं जिस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उसी प्रकार के 9 क्षेत्र भारत सरकार ने चुने हैं। पिछले साल भी 7 चुने थे, मैंने पढ़ाया था आपको। देखिए कौन कौन से हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, यानी कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाना है। रोजगार व कौशल, क्योंकि देश के युवा भटक रहे हैं। IITian को 4 लाख रुपए पर एनम का, 4 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिल रहा है यार, बताओ। IIT से पास करके गए हैं, ग्रेजुएशन करके गए हैं और उनको 4 लाख रुपए सालाना, कितना हो गया? 30,000 समथिंग हुआ, कुछ रुपया हुआ उनके लिए पूरा 1 महीने का तनख्वाह कहाँ से होगा इसमें। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, यानी कि ऐसे वर्ग, ऐसे समाज के वर्ग जो थोड़ा सा पिछड़ गए हैं उनको आगे लाने के लिए खर्च किया जाएगा। उसके अलावा विनिर्माण और सेवाएं, विनिर्माण का मतलब हो गया भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अवसंरचना देश में बनेगा, उन सब चीज़ों पर खर्च करेगा। शहरी विकास, हमारे शहर बेतरतीब हो गए हैं। भारत के कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए तो दिल्ली की राजधानी भी, ये भी रहने लायक नहीं रह गया है। किसी भी शहर में आप जाएंगे आपको ढेर सारी असुविधाएं देखिए, एक बारिश हो जाती चारों तरफ जाम ही जाम। ये क्या है? तो हमें अपने आने वाले समय के लिए शहरों को तैयार करना पड़ेगा। ऊर्जा संरक्षण बहुत बड़ी चुनौती, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान विकास और नई पीढ़ी के सुधार भारत सरकार के प्राथमिकताओं में बहुत दिनों बाद मुझे ये चीज़ दिखा है कि भाई इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत सरकार की बजट की प्राथमिकताओं में है। ये प्राथमिकता तो 2000 ईस्वी से होना चाहिए था भाई। 24 साल हम पीछे चल रहे हैं। चीन और अमेरिका जिस बदौलत आगे बढ़ रहे हैं वो यही वो चीज़ है जहाँ पर वो खर्चा कर रहे हैं। तो भारत सरकार को इसके लिए कांग्रेचुलेसन बोलना चाहिए कि उनकी 9 प्राथमिकताएं शानदार हैं। अब एक एक करके प्राथमिकता को हम लोग पढ़ेंगे। पहले चीज़ ये बता दूं, कंसंट्रेट होकर देखिएगा, वीडियो लंबा होने वाला है। मैं केवल हनुमान चालीसा जैसे पढ़ के बढ़ नहीं जाऊंगा, वो चीज़ सही नहीं होता है। ये ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि बारीक सवाल बनेंगे यहाँ से। देखिए क्या है, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन अनुकूलित। पहली प्राथमिकता कृषि और इससे क्षेत्र के लिए कितना रुपया? तो 1.5 लाख करोड़ रुपया, बहुत पैसा होता है महाराज। किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों के लिए 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। ये तो मैंने पढ़ाया भी था, बजट से पहले मैंने बता दिया था कि किसानों को लेकर भारत सरकार ना उस दिन कुछ दिन पहले
दिल्ली के एक कृषि विश्वविद्यालय के खेत में प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान जी गए थे। मैंने आपको फोटो भी दिखाया था, न्यूज़पेपर में पढ़ाया था। उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने 32 नई किस्मों का उद्घाटन भी किया था, लोगों को समर्पित भी किया। उच्च पैदावार वाली किस्में, हमें किस प्रकार की किस्में चाहिए अब, जो जलवायु परिवर्तन को भी सह सके, टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को भी झेल सके और प्रोडक्शन भी दे। ठीक है। प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ना पड़ेगा। क्यों हम जोड़ रहे हैं इस तरह की चीज़ों को? क्योंकि आने वाले समय के लिए हमें अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय आसान नहीं होने वाला है खेती के लिए। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां पर किसानों को उनके सुविधा अनुसार संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु कार्यनीति बनाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। 3 साल में किसानों को उनके ज़मीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना DPI को भी लागू किया जाएगा। DPI का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों के जमीन के ब्यौरे को रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। ये सब पहली प्राथमिकता, किसानों के लिए हमें ये सब करना है। झींगा खेती, झींगा आपको मैंने बताया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है झींगा में। अमेरिका और चीन और जापान के लोग भारतीय झींगा के बिल्कुल क्या बोलते हैं, पीछे पागल हुए पड़ रहे थे। इतना सुंदर लगता है उनको भारत का झींगा मछली। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। झींगा बहुत पसंद करते हैं भारत की झींगा को पूरे दुनिया भर में। इसलिए अब झींगा के लिए हमने नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करवाई है। नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण का क्या मतलब हुआ भाई? नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण का तात्पर्य हुआ कि नाबार्ड डायरेक्ट किसानों को नहीं देगी, बल्कि नाबार्ड बैंक को देगी, बैंक किसानों को देगी। ये पुनर्वित्त कंपनी है, रीफाइनेंस करती है, डायरेक्ट नहीं किसानों को देती है। सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति भी लाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। अगला है प्राथमिकता कौन सा? तो रोजगार, कौशल और प्रशिक्षण। ये तो आप लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रोजगार, बेरोजगार बैठे हैं तभी तो बजट का वीडियो देखना पड़ रहा भाई। या कुछ लोग रोजगार वाले भी हो सकते हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है तभी तो तैयारी में लगे हैं कि कहीं पर हो जाए, बस BPSC छोड़ो, किसी में भी हो जाए। अब तो देखिए क्या है ये, सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी। देखिए ध्यान से कौन कौन सी योजनाएं हैं। अगर आप रोजगार में हैं तो भी आप देखिए। योजना क, पहली क ख ग 3 योजना है, ABC इंग्लिश में कह देंगे इसको। पहली बार रोजगार पाने वाले, पहली बार रोजगार पाने वाले, जिनको पहली बार रोजगार मिलेगा। EPFO में पंजीकृत, EPFO जो पेंशन वगैरह का देखती है, भारत सरकार का मंत्रालय है, विभाग है। पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारी को 15,000 रुपये तक के 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। 5,000, 5,000, 5,000 करके आपको दिया जाएगा 3 किस्तों में। जिनका वेतन प्रतिमाह 1 लाख रुपये से कम है उनके लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ लाभान्वित होंगे। योजना की अवधि 2 वर्षों की होगी, मात्र 2 वर्षों के लिए योजना होगी, जिसमें इस तरह का फैसिलिटी उपलब्ध होगी। जो पहली बार रोजगार में जा रहे हैं उनके लिए होगा। ठीक है। विनिर्माण में रोजगार सृजन, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, विनिर्माण आपको पता है अपने प्राथमिकताओं में से भी एक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में कमज़ोर है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। इसीलिए भारत में रोजगार की स्थिति इतनी भयानक बनती है, क्योंकि विनिर्माण वो सेक्टर है बंधुओं जहाँ पर रोजगार सबसे ज़्यादा मिलता है। जैसे कौन सा हो गया, जैसे कपड़ा बनाने की फैक्ट्री हो गई, यहाँ पर रोजगार बहुत मिलता है। जो शुगर फैक्ट्री होती है वो तो बंद कर दिया बिहार में, नहीं तो सबसे ज़्यादा रोजगार वही देता था। शुगर मिल हो गया, गाड़ी बनाने का हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग का उठा लें, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता था, जो भारत में बहुत कम है आबादी की तुलना में। कर्मचारी और नियोक्ता, जैसे जॉब करने जाएंगे, जो आपको जॉब देगा, दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों की EPFO में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50 या बेसलाइन का 25% जो भी कम हो नियुक्त करना होगा। और इस तरह से नियोक्ता जो हैं, जो हायर करते हैं लोगों को, उनको प्रोत्साहन दे रही है सरकार कि भाई साहब हम आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप हायर कीजिए, लोगों को नौकरी दीजिए।
अब विनिर्माण सेक्टर किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, आपसे अगर पूछा जाए, ये तो फैक्ट की बात होगी, अब थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो ऑटोमेशन सबसे ज़्यादा इसको प्रभावित कर रहा है। स्वचालित मशीनें और स्वचालित जो उपकरण होते हैं, इसके कारण से लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। योजना गौ सरकार नियोक्ताओं को उनके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार ईपीएफ में शामिल हुए हों तो उनकी वेतन 1 लाख से कम हो तो उनको भुगतान करेगा। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है हमें। महिलाओं की भागीदारी कम है, देश में भी बहुत ही ज़्यादा कम है भाई। औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना करना है। महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हमें लगाना है जो महिलाओं को ट्रेनिंग दे। महिला स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुँचाना है। कौशल विकास पर अब आ जाइए। स्किल डेवलपमेंट, आपके मान लीजिए आपने BA MA किया हुआ है लेकिन आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, स्किल का ही मार्केट में डिमांड है। BA MA को तो नहीं पूछता है कोई, है ना। किसका डिमांड है बंधुओं? स्किल का। स्किल का मतलब कौशल, काम क्या कर सकते हैं आप उस चीज़ का। प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों का अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 वर्षों में 20 लाख मात्र। अब जरा ध्यान से सुनिए, 20 लाख तो 1 साल में ग्रेजुएट हो जाते हैं, इससे ज़्यादा ग्रेजुएट होकर युवा 1 साल में आ जाते हैं। तो आप 20 लाख मात्र युवाओं को अगर स्किल दोगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन किया जाएगा। 7.5 लाख रुपए तक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह ऋण राशि के 30% की वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। ये सुविधा कितने छात्रों को? 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। ओके, अगला देखिए क्या है। अगली प्राथमिकता पर आगे, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। अभी मैंने बोला समावेशी यानी कि इंक्लूसिव, ह्यूमन कैपिटल, विकास, सामाजिक न्याय वगैरह सब की बात करेंगे। इसमें क्या इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे तो। इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है कि भाई जो समाज के सबसे गरीब तबके हैं उन तक सभी संसाधनों की पहुंच होनी चाहिए। सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य होता है? सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है कि समाज में 2 वर्ग हैं। एक वर्ग है जो ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ गया है, अच्छा खासा मजबूत वर्ग है। एक वर्ग है जो बहुत कमज़ोर है, सामाजिक रूप से भी, समाज में भी उसकी स्वीकृति नहीं है और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है। जैसे मान लीजिए देश के SC ST समुदाय सामाजिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं, छुआछूत का सामना करना पड़ता है उनको, और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। ये मैं हवाबाजी तो कर नहीं रहा हूँ, बिहार सरकार का डेटा देख लीजिए, कमज़ोर होते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें जो वर्ग मजबूत है इसको इग्नोर करते हुए जो वर्ग कमज़ोर है उस पर ध्यान देना है। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं भाई? इसमें महिलाएँ हो सकती हैं, महिला हो सकती है, SC ST वर्ग हो सकते हैं, या किसी और भी वर्ग हो सकता है। कमज़ोर मुस्लिमों में भी कोई वर्ग हो तो वो भी सामाजिक न्याय के तहत। सामाजिक न्याय का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है कमज़ोर वर्गों से। ठीक है, तो सामाजिक न्याय पर ही भारत सरकार खर्चा करने जा रही है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में अवसंरचना विकास। सामाजिक न्याय, भाई बिहार तो पिछड़ा हुआ है, ये तो तय है। जहाँ पर लाभ लेना हो वहाँ पर कम से कम पिछड़ा हुआ बन जाना चाहिए। मिशन पूर्वोदय के साथ, पूर्वोदय का मतलब पूर्व में, भारत का अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको भारत में एक चीज़ दिखेगा कि ये हिस्सा जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप है और इसमें काफ़ी बड़े स्तर पर आपको रोज़गार सृजन वगैरह भी दिखेगा। ये हिस्सा जो दिखेगा पूर्व का, जैसे बंगाल बिहार का हिस्सा आता है, ये आपको कमज़ोर दिखेगा। तो मिशन पूर्वोदय के तहत बिहार में भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। यहाँ से सवाल पूछा जाना तय है आपका। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की गई है। केवल बीजेपी शासित राज्य नहीं है। जो लोग आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी को नीतीश कुमार जी ने और चंद्रबाबू नायडू जी ने समर्थन दिया इसलिए केवल बिहार का है, ऐसा नहीं है। देश के पूर्व के लगभग में सभी राज्यों को शामिल किया। बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड भी तो हो गया। झारखंड और में कहाँ बिहार में भाजपा की सरकार है? पश्चिम बंगाल में कहाँ भाजपा की सरकार है? तो आप इसको बोल देंगे वहाँ सरकार हासिल करने के लिए कर रही है, फिर तो देश का विकास ही ना करे सरकार। तो ये बिना तर्क के आरोप था। हमें समझना चाहिए कि देश का पूर्वोदय कार्यक्रम चलाना इसलिए ज़रूरी है, तर्कों से बात कीजिए, कि पूरब से पश्चिम की तरफ में बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर,
गुजरात के अहमदाबाद, बाकी शहर सब बिहार और यूपी के लोगों से भरा पड़ा है। तो इसलिए भारत सरकार ने सोचा कि भाई पूरब जो पहले विकास में अग्रणी था, कभी झारखंड में बहुत सारे उद्योग परियोजनाओं के कारण काफ़ी अच्छे खासा मात्रा में रोजगार प्राप्त होते थे, धीरे धीरे करके वो नहीं संभाल पा रहे इतने सारे लोगों को, तो क्यों ना पूर्वोदय का विकास किया जाए। इसलिए पूर्वोदय योजना को लाया गया। हालांकि आंध्र प्रदेश जो है वो रोजगार क्रिएट अच्छा खासा करता है, कोस्टल राज्य है तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में निम्न अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण, भागलपुर बक्सर एक्सप्रेसवे का निर्माण, बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजना का विकास, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाले एक अतिरिक्त पुल का भी निर्माण किया जाएगा। पूर्वोदय योजना, जैसे आपने सुना होगा पहले पश्चिम भारत का जब विकास हुआ तो पश्चिमी यूपी में कितने हाईवे और कितने एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बनाया गया है, तरह तरह का हाईवे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने पश्चिम भारत में देखे हैं। तो उसी प्रकार के पूर्वी भारत में भी अब हो रहा है, तो होना ही चाहिए था, इसमें कौन सी नई चीज़ है। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी, जिसमें पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। पीरपैंती में कहाँ पर है ये, सर्च ही नहीं किया होगा, आज जरा कर लीजिए, बताइए कहाँ पर है ये पीरपैंती, कहाँ पर है जहाँ पर इतना बड़ा मेगावाट विद्युत परियोजना लगाया जाएगा, वो कहाँ पर है। चलिए देखिएगा, सर्च कर लीजिएगा एक बार। बाकी इनको जरा ध्यान में रखना है भाई, सामाजिक विकास में आते हैं ये सब। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष 15,000 करोड़ रुपए उसको उपलब्ध करवाया जाएगा राजधानी के निर्माण के लिए। आंध्र प्रदेश वैसा राज्य जिसके पास अभी तक राजधानी डिसाइड नहीं हो पाया था। जब तेलंगाना को अलग किया गया था तो उस समय ये था कि हैदराबाद संयुक्त रूप से कुछ वर्षों के लिए राजधानी रहेगी, लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश अपना राजधानी का निर्माण कर लेगा। लेकिन अभी तक उसका राजधानी का निर्माण नहीं हो पाया है। निर्माण शुरू जरूर हुआ था अमरावती का, लेकिन बाद में वो प्रोजेक्ट रुक गया था। विशाखापत्तनम वाईजैक कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे, विशाखापत्तनम देखिए दोनों कोस्टल हैं, यहाँ पर है विशाखापत्तनम, थोड़ा सा और ऊपर है भाई, यहाँ है, और ये है चेन्नई। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये केवल आंध्र प्रदेश ही थोड़ी ना शामिल है इसमें तो चेन्नई भी शामिल है, तमिलनाडु भी शामिल है, ठीक है। अगला है कौन सा, तो कोपार्थी क्षेत्र में हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में, ओरावकल क्षेत्र में पानी बिजली रेलवे और सड़क जैसी अवसंरचना निर्माण के लिए निधियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है भाई, ये करवाना भी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई। ये भी किस में आएगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में आएगा, सोशल जस्टिस में आया जाएगा, क्योंकि गरीब लोग, और इसमें ये भी इस बार बोला गया है कि 15,000 तक भी आपका इनकम है तो भी आपको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। अगर आपके घर में 2 व्हीलर और फ्रिज है तो भी आपको क्या मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा। पहले था कि अगर आपके घर में फ्रिज है, 2 व्हीलर है तो आपको आवास नहीं मिलता था। भारत सरकार ने हाल फिलहाल में संशोधन करके इस प्रावधान को भी हटाया है। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। महिला और लड़की, जो भी महिलाएं देख रही हैं, लड़कियां देख रही हैं, 3 लाख करोड़ रुपए आपके लिए आवंटित की गई है। देखिए आपको कितना मिलता है। प्रधानमंत्री जनजाति उत्तर ग्राम अभियान भी चलाया गया है, उन्नत ग्राम अभियान। जनजाति बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में जनजाति परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें 63,000 गाँव के 5 करोड़ जनजाति को लाभार्थी होंगे। अब जरा सुनिए, एक योजना मैंने पढ़ाया था, कौन सी योजना बंधुओं, याद आना चाहिए झट से, जन मन योजना याद है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके तहत भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं ना, आप उन सबको ला सकते हैं, और उन सबको लाया था भारत सरकार ने। आवास, सड़क, बिजली, शिक्षा, महिला जुड़े हुए स्कूल, कॉलेज, हर चीज़ हमें जनजाति इलाकों में करना, तो इसलिए जनमन लाया गया था। याद है आपको कुछ? उसी प्रकार का एक है कि भाई जनजाति से रिलेटेड जो गांव होंगे उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के हम उसको विकसित करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएंगी। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चौथी प्राथमिकता पर हम लोग आ गए, विनिर्माण और सेवाओं पर। विनिर्माण का मतलब हो गया भाई हमें मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कपड़ा बनाना, गाड़ी बनाना, उसके बाद से खिलौना बनाना, फूड आइटम्स बनाना, कुछ भी जो बन रहा है वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। विनिर्माण उनको कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। स्टील ही क्यों ना हो, हवाई जहाज ही क्यों ना। क्या इसमें सॉफ्टवेयर आएगा? नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं आएगा। क्यों? वो किस में आएगा? वो सेवा निर्माण में आएगा। उसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है।
भौतिक स्वरूप में जो कुछ भी बन रहा है वो सब का सब क्या होता है बंधुओं, तो वो सब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर जिनको कह दिया जाता है, सेकेंडरी सेक्टर सामान्य रूप से कह दिया जाता है उनको। ओके, विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी है। एमएसएमई जो सेक्टर होता है ना विनिर्माण में, सबसे ज़्यादा रोजगार वही प्रोवाइड करता है देश में। असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में एमएसएमई सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। ओके, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे जो इकोनॉमी है उसका आधार एमएसएमई तैयार करती है। एक्सपोर्ट में, भारत में जितने एक्सपोर्ट होते हैं उसका 30 से 40% हिस्सा एमएसएमई से एक्सपोर्ट होता है। उसके अलावा भारत में जितने रोज़गार मिलते हैं उसमें भी बहुत बड़ा योगदान जो है एमएसएमई का ही है। तो ज़रा देखते हैं इसके लिए सरकार ने क्या क्या किए हैं। एमएसएमई क्षेत्र में ऋण की गारंटी योजना लाई है कि भाई एमएसएमई के लिए आपको ऋण आसानी से मिल जाएगा। गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए 100 करोड़ रुपए तक का गारंटी दिया जाएगा, भारत सरकार दे रही है। एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमियों के मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक भी कर दिया गया है जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो। मैंने आपको मुद्रा ऋण के तहत में शिशु, तरुण और ये सब अलग अलग कैटेगरी होता है। मुद्रा योजना है भाई, उसके तहत अलग अलग कैटेगरी भी समझाया था मैंने आपको। तो उसी में बोला गया है कि आप 20 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपए भी कर दिया गया है। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएगी देश में, जिससे जो हम उपजा रहे हैं या जो हम बना रहे हैं उनका क्वालिटी क्या है ये श्योर हम कर पाएँ। आपको पता होना चाहिए कि खुरपका और मुंहपका एक बीमारी आई थी बोवाइन में, गोवंश में ये बीमारी आई थी। उसके कारण से भारत का जो मांस एक्सपोर्ट है वो बैन हो गया था कई सारे देशों में। यानी कि हम जो फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके क्वालिटी पर हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए देश में अलग अलग प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो एमएसएमई है वो अपना माल एक्सपोर्ट कर घरेलू उत्पादन, महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग और विदेश से महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन का भी स्थापना करेगी। पहला चीज़ तो ये है कि भाई बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए भी भारत सरकार मदद कर रही है, और दूसरा विदेश में महत्वपूर्ण खनिज संपदा अगर हैं तो उसको अगर एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए भारत सरकार खनिज मिशन की स्थापना कर रही है। ये भी याद रखना है आपको। 500 शीर्ष कंपनियों 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और एकमुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। लेकिन मास्टर तो रोज न्यूज़पेपर डिस्कशन करवाता है, तो मुझे पता है इस योजना की हकीकत क्या है। पहले भारत सरकार ने कहा था कि ये कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा कि आपको इंटर्नशिप देना ही पड़ेगा युवाओं को, 5,000 रुपये या 6,000 रुपये प्रति माह का। लेकिन बाद में जब कंपनियों ने आपत्ति दर्ज करवाए तो भारत सरकार ने बोला कि नाराज क्यों हो रहे हो मालिक, इसमें से अनिवार्य वाला क्लॉज हम खत्म कर देते हैं। अब कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं है, यानी कि कंपनियों को अगर इच्छा होगी, जैसे आप पढ़ते हैं प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे आप इंटर्नशिप में, तो प्रसाद पर्यंत आपको इंटर्नशिप मिल सकता है अगर कंपनी की इच्छा हुई तो। 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास भी किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। LLP के स्वच्छ क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPES की सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। तो ये कुछ हो गया विनिर्माण से जुड़ा हुआ। पांचवी प्राथमिकता कौन सी होगी? शहरी विकास। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहर। अब यही आपसे पूछ लिया जाएगा क्राइटेरिया क्या है। तो 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया। पटना की 30 लाख आबादी है, पटना की आबादी 30 लाख नहीं है गुरु।
30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब, अर्बन पॉवर्टी और मध्यम वर्ग के परिवारों के आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। आने वाले साल में जो शहर के गरीब वर्ग हैं, जो अर्बन से गरीबी है, जो शहरी क्षेत्र में गरीब है और शहरी क्षेत्र का मिडिल क्लास, अगर उनके पास में आवास नहीं है तो भारत सरकार 10 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके शहर में आवास देगी। आपको लग रहा है इतना आसान होगा ये देना? शहर में आवास देना बहुत कठिन है गुरु। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास और सहायता के लिए नई योजनाओं की परिकल्पना की जाएंगी। साप्ताहिक हाट आपने देखा होगा, आपके गांव के आस पड़ोस में भी लगता होगा। मेरे गांव में बृहस्पतिवार रविवार को हाट लगता है। तो ये साप्ताहिक हाट जो होते हैं बड़ा ही अच्छा होते हैं। यहाँ पर किसान अपना उत्पाद लाकर बेचते हैं। छोटे मोटे उद्योगपतियों के लिए बड़ा ही अच्छा चीज़ होता है ये। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये सब काम भी किया जाएगा। अगला है ऊर्जा संरक्षण। अंतरिम बजट में दी गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों को प्रति माह 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने के सक्षम बनाने तो रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जाएगा कि आप अपने घर के ऊपर में 300 यूनिट बिजली तक के उत्पादन के लिए सोलर फार्म लगा लीजिए अपने छत पर में, रूफटॉप पर, और आपको भारत सरकार सब्सिडी दे देगी। ओके, 1 करोड़ घरों को दिया जाएगा। विद्युत भंडारण के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजना को बढ़ावा देने की नीति है। भारत सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान विकास, परमाणु नीति के लिए भारत सरकार अच्छा खासा पैसा कर रही है और अनुसंधान विकास पर खर्चा कर रही है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्चा करेगी। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल जिसको कहा जाता है AUSC प्रौद्योगिकी का प्रयोग 800 मेगावाट वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए NTPC और BHEL के बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है कि उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा 800 मेगावाट तक का बिजली उत्पादन के लिए। हार्ड टू एबेट उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा कि उद्योग जो हैं वो उत्सर्जन लक्ष्य को ध्यान रखें, कितना कम हमें उत्सर्जित करना है। उन उद्योगों को वर्तमान में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनिमय बनाए जाएंगे। सरकार इस चीज़ पर भी काम करने जा रही है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया अवसंरचना। भारत सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है बंधुओं? 11,11,111 11,11,11 है ना। जो GDP का प्रावधान किया गया है ये अवसंरचना और बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ही होता है अवसंरचना। ये सरकार के वित्तीय ढांचे को मजबूत करती है। जो चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी के निवेश कर रही है एक तरह से भारत सरकार देश में, जैसे सड़क एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान किया गया है कि आपसे ब्याज नहीं लेंगे। हम राज्यों को बोल रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपए हम बांटेंगे और आप में से कोई से ब्याज नहीं लेने जा रहे हैं हम। आप लोग जम के एक्सपेंडिचर कीजिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कीजिए। लेकिन ये किसने बोला है? भारत सरकार ने। 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12मासी ऑल वेदर सड़क बनाया जाएगा भाई। इसका चौथा चरण शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है, जो मैंने आपको पढ़ाया ना मैंने आपको, उसका चौथा चरण भी शुरू किया जा रहा है। बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजना परियोजना के लिए 11,500 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार बाढ़, भूस्खलन, अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान करेगी, जहाँ पर हर साल बाढ़, आपने देखा होगा, हर बार बाढ़ आ जाती है वहाँ। पर्यटन, विष्णुपद मंदिर गलियारा कहाँ पर है? ये बोध गया हो गया। महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास किया जाएगा। कहाँ पर? तो अपने बिहार में। पर्यटन को लेकर ही भारत सरकार काम करे। उसके अलावा राजगीर के 20वें तीर्थंकर मुनि श्रुवत, अब यही आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर बिहार के किस जिले से जुड़े हुए हैं, बिहार के किस जगह से जुड़े हुए हैं? तो राजगीर जगह हो गया, जिला तो आपको पता ही होगा। 7 गर्म जल धाराएं नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो नालंदा है उसको हम एक टूरिस्ट प्लेस भी बना रहे हैं। ठीक है। ओडिशा के मंदिर, स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभयारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य, प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु भी सहायता की जाएगी। ये सब हम पर्यटन के लिए मुख्य रूप से कर रहे हैं। इस बार पर्यटन में बिहार को विशेष केंद्रित किया गया और केंद्रित करना भी चाहिए। जिस राज्य पर्यटन कमजोर है उसी को तो केंद्रित करेंगे। यूपी में तो पर्यटक प्लेस काफ़ी अच्छे फले फूले भाई, राम मंदिर निर्माण के बाद तो
बिहार में गोवा से ज़्यादा पर्यटक आते हैं, लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं दिखेगा आपको किसी शहर में बिहार के। सही आपको खाने के लिए भी नहीं मिल सकता है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खा ही सकता हूँ भाई, मैं तो बिहार का हूँ। जो बिहार से बाहर से आते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो जिस जगह पर पर्यटन कमज़ोर है वहाँ पर तो विशेष रूप से ध्यान देना ही पड़ेगा, वही भारत सरकार दे रही है। नवाचार, अनुसंधान और विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हुआ है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मूलभूत अनुसंधान, प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी। और मैंने आपको समझाया था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड क्या है। प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। कुछ दिन पहले इसकी पहली बैठक हुई है, तो उस दिन पहले समझाया था आपको डिटेल में। वाणिज्यिक स्तर पर निजी स्तर द्वारा संचालित अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए करोड़ के वित्तीय पूल व्यवस्था स्थापित की गई है। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर विस्तार देते हुए 1000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को, स्पेस इकोनॉमी को हमें कितना गुना करना है? 10 गुना करना है, 20 गुना करना है, 5 गुना करना है महाराज, 5 गुना, ये याद रखिएगा। नई अगली पीढ़ी के सुधार, सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान अथवा भू आधार निर्धारित करना, जैसे आपका है ना आधार कार्ड, जानवरों का भी होता है आधार कार्ड, बिल्कुल जानवरों का भी होता है, उसी प्रकार से ज़मीन का भी एक आधार होगा, इसको बोलते हैं यूनिक आईडी होगा, हर भूखंड का एक यूनिक आईडी होगा। पिछली बार बीपीएससी ने एक सवाल पूछा जिसमें इसी तरह का था योजना, जिसमें भारत के गांवों की मैपिंग की गई है और जियो टैगिंग की गई ज़मीनों की ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से। वो बीपीएससी का ये सवाल है, मैंने इकोनॉमिक्स में 2 दिन पहले उस वीडियो में समझाया है मैंने आपको, ठीक है। समवर्ती मानचित्रों का डिजिटलीकरण करना, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र प्रभावों का सर्वेक्षण करना, भू रजिस्ट्री की स्थापना, कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना, शहरी भूमि संबंधी कार्य भी किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में भूमि अभिलेखों को जीआई मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा। श्रमिकों के लिए वन स्टॉप समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टल से जोड़ा जाएगा। एनपीएस वात्सल्य योजना, माता पिता और अभिभावकों द्वारा वयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत किया गया है। और व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जल्द ही लाया जाएगा, ऐसा भारत सरकार ने हमें भरोसा दिया है। अब उनका दूसरा खंड जो था भाषण का, उसको जरा पर घबराइए मत, एक ही पेज है, इसके बाद बस यही लास्ट पेज यही है। देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो वहाँ से पता हो कि सवाल बन सकते हैं, उसको तो 50 मिनट 2 घंटे का भी वीडियो है तो आपको 2 बार देखना चाहिए। अगर मुझे कोई बता दे कि इस 4 पेज में से 1-2 सवाल आ सकते हैं, तो उस 4 पेज को तो मैं 10 बार पढ़ जाऊं, क्योंकि गारंटी कर लूँगा मैं तो इसमें सवाल आएगा तो नहीं गलत करूँगा। तो इस तरह से पढ़िएगा बिहार बजट को या बिहार सर्वे को, केंद्र सरकार के बजट को, केंद्र सरकार के सर्वे को, ओके। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है बंधुओं? इसमें कराघात और करापात अलग अलग पर होता है। क्या क्लिष्ट हिंदी में बोल रहा हूँ, मतलब टैक्स जिन पर लगाया गया है चुकाना किसी और को पड़े, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। जैसे आपने दूध खरीदा, दूध का दाम 10 रुपये, आप मान लीजिए जैसे 12 रुपये चुकाते हैं एक चाय वाली दूध का, है ना, तो उस पर कर किसको देना था? तो भाई जो बेच रहा है, जो कंपनी बेच रही है, जो दुकानदार बेच रहा है उसको देना था, लेकिन दे कौन रहा है? उसका दाम आप दे रहे हैं। और उस पर टैक्सेशन नहीं होता तो उसका दाम कितना होता? 8 रुपया हो सकता था। जैसे बजाज के मालिक जो हैं उन्होंने बोला था कि हम 60,000 में स्कूटी बेचने को तैयार हैं मार्केट में, लेकिन भारत सरकार के टैक्सेशन के कारण इसका दाम 1 लाख रुपया हो जाता है। तो अब जरा मुझे बताइए कि टैक्सेशन कौन कर रही है? भारत सरकार कर रही है। ये किसको देना पड़ता है? आपको तो 60,000 में नहीं देगी कंपनी, जबकि कंपनी तो 60,000 रुपये में तैयार कर लिए थे वो। आपको कितना देना पड़ेगा? आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो 40 लाख रुपया किसके जेब में गया भाई? तो टैक्सेशन के कारण से आपकी जेब से गया है। इसी को इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? जो आपको डायरेक्ट देना पड़ता है भारत सरकार को, इनकम टैक्स, जैसे आपने इनकम कमाया उस पर जो आपको टैक्स लगता है वही डायरेक्ट टैक्स होता है। कोई कंपनी कमा रही है फ़ायदा, उस पर जो उसको टैक्स देना होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस पीटी में पूछा जाता है उदाहरण सहित, ओके। तब देखिए इसमें क्या क्या है। औषधि चिकित्सा उपकरण, कैंसर की 3 दवाइयाँ, ट्रेस्टुजुमाब, रिएक्सिटिकोन, डिरुक्सेटिकेन, ओर्सीमाटिर्निब, क्या नाम है इसका, डुआरलुमैब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। एक चीज़ है इसमें, क्या इससे पहले भारत में कैंसर की दवाई पर भी टैक्स लगता था? क्या भारत सरकार ये नहीं चाहती कैंसर की दवा सस्ते में उपलब्ध हो? पहले से ही छूट देना चाहिए था उसको तो सीमा शुल्क में। इसी तरह की हमारी सरकार है और सभी देशों में टैक्सेशन प्रक्रिया ऐसी है। चोल साम्राज्य का आपने नाम सुना है,
तो तारी जानते हैं ना, तार के पेड़ से तारी निकाली जाती है, तो उसके निकालने के लिए सीढ़ी का या जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, चोल साम्राज्य में उस उपकरण पर भी टैक्स लगता था। तो उसी प्रकार की दुनिया भर की सरकारें होती हैं जो टैक्सेशन करती हैं हर चीज़ पर ही। मोबाइल फ़ोन से संबंधित जो मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटिंग सर्किट, बोर्ड असेंबली, मोबाइल चार्ज मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% किया गया, यानी मोबाइल सस्ता हो जाएगा। महत्वपूर्ण खनिज, 25 खनिजों की सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट, 2 महत्वपूर्ण खनिजों की BCD पर कम करने का प्रस्ताव है। कीमती धातु, सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया, प्लेटिनियम पर 6.4% किया गया है। अन्य धातु, लोहा, निकेल, ब्लिस्टर, तांबे, मूलभूत सीमा शुल्क को घटाया गया है। ये सब याद नहीं रखना है आपको, ये सब याद नहीं रखना है कि कितना शुल्क बढ़ाया गया, कितना घटाया गया है। एक बार पढ़ा देता हूँ भले ही, लेकिन आप इन सब चीज़ों को मत याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, रजिस्टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा को घटाया गया। ये आपको याद नहीं रखना है, इसको मत याद रखिएगा, ये सब मत याद रखिएगा, ये नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रत्यक्ष कर में कुछ सुधार किया गया, उसको ज़रा देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये जो है नई टैक्सेशन की प्रक्रिया है, जिसमें 0 से 3 लाख रुपए तक अगर आप कमा रहे सालाना तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी जाती है तो 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा, 5% आपको सैलरी का टैक्स देना पड़ेगा। 7 से 10 लाख रुपए है तो 10% देना पड़ेगा। 10 से 12 लाख रुपए है तो 15% देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख है तो 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और 15 लाख रुपए से अधिक की अगर आपकी सालाना आय है तो 30% टैक्स देना पड़ता है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा है ये टैक्सेशन की दर, हद से ज़्यादा है। इसीलिए भारत में कर चोरी ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा टैक्सेशन है कि कर चोरी, ये केवल डायरेक्ट टैक्स में है गुरु। ये देखिए, ये तो आपने एक जगह टैक्स दे ही दिया। अब अगर आप मार्केट में आप कुछ भी खरीदने जाएंगे, घर भी खरीदने जाएंगे, वहाँ भी टैक्स है। आप दूध खरीदने जाएंगे, वहाँ भी टैक्स है, टैक्स ही टैक्स है चारों तरफ। ये तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। इसके अलावा अगर आप कुछ खरीदते तो वहाँ पर अप्रत्यक्ष कर आपको अलग से देना पड़ता है। TDS का सरलीकरण, विभिन्न भुगतानों पर 5% TDS दर को घटाकर 2% किया गया है। म्यूचुअल फंड या UTI द्वारा यूनिटों को पुनः खरीद पर 20% TDS दर को समाप्त किया गया है। E-कॉमर्स ऑपरेटरों पर TDS दर को 1% से घटाकर 0.1% किया गया है। पुनः निर्धारण का सरलीकरण, किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 या 5 वर्षों के बाद किसी कर निर्धारण को नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर से छूट प्राप्त आय 50 लाख या उससे अधिक हो। ये वो चीज़ें हैं जो CA वाले को पढ़नी है, आपको नहीं पढ़ना है। ये सब चीज़ नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये सब चीज़ नहीं पूछा जाता है आपसे, कृपया इसको ध्यान में ना रखें। ये आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए था या कि इम्पोर्टेंट वो मैंने पढ़ा दिया है। बस ये मुख्य चीज़ें हैं जो यहाँ पर है। देखिए जरा ये क्या है। रक्षा पर 4,54,773 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। वन लाइनर फैक्ट में पूछा जा सकता है आपसे। ग्रामीण विकास पर 2,65,000, कृषि और संबंधित कार्यकलाप पर 1,51,000, स्वास्थ्य पर 89,000 रुपये खर्च किए जाएंगे और शिक्षा पर 1,25,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। आपसे कंपेयर करके भी पूछ सकता है कि रक्षा का जिस बार बजट है वो शिक्षा से कम रखा गया है, शिक्षा का जो बजट है वो स्वास्थ्य से कम रखा गया है या ज़्यादा रखा गया, इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। मैं आपको बोलूँगा कि क्रम में लगा हुआ है, जैसे रक्षा, ग्रामीण, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा और स्वास्थ्य, तो उसको क्रम में ही याद में रखिएगा। जैसे एक रक्षा, ग्रामीण, कृषि, फिर उसके बाद शिक्षा, फिर आ जाएगा स्वास्थ्य। इसको इस प्रकार से याद में रखिएगा, यहीं से आपसे सवाल पूछा जाएगा, यहीं से आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये था आपका बजट का वीडियो। बजट मैंने कंप्लीट करवा दिया है, इसके MCQ भी मैं आपको करवा दूंगा। केंद्रीय बजट है मुख्य रूप से यहीं तक याद में रखिएगा। यहाँ तक जो पढ़ाया है मैंने, ये सारा 1 से 2 बार देख के याद में रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा यहाँ से सवाल, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्टडी फॉर UPSC PCS पर मिल जाएगा, मैं वहाँ पर भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।